हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की, और रिप्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन देखी। हमने ये भी बताया कि क्यों हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या ज़रूरत आ गई कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, लोअर है, हायर है, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसका जवाब भी हमने दिया कि भाई उसका जवाब छिपा है लाइफ स्पैन में। जिसका बर्थ हुआ है उसकी लाइफ खत्म होनी तय है, उसकी डेथ होनी सर्टेन है, और इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन रखने के लिए, अपनी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए क्या परफॉर्म कर रहा है? रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने बताया कि भाई रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली दो टाइप का है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन बताई, समझा हमने कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जो विदाउट मियोसिस एंड विदाउट गैमेटिक फ्यूजन के होता है, क्विक है, सिंपल है, और जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स या जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है, और उन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं क्लोन। उसके बाद हमने बताया टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 4 टाइप का था। एक बाइनरी फिजन, एक था बाइनरी फिजन, दूसरा था बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन और चौथा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक एक की हमने बात की थी, थोड़ा सा क्विक रिवाइंड करते हैं। बाइनरी फिजन जैसा हमने नाम से समझा था कि भाई कोई एक सेल जो है डिवाइड होगी। कौन सी सेल डिवाइड होगी? पेरेंट सेल डिवाइड होगी, और 2 नई डॉटर सेल्स या 2 नए इंडिविजुअल्स बनाएगी, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, जिनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स या डॉटर इंडिविजुअल्स। यानी इनमें जो सेल डिवीजन है वही रिप्रोडक्शन का मोड है। अमीबा, पैरामीशियम, डायग्राम भी देखा हमने, समझा पिछली बार। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म और ये सब। उसके बाद हमने बात की बडिंग की। बडिंग में एक आउटग्रोथ डेवलप हुई जिसको हमने नाम दिया बड, और वो बड जो है इनिशियली तो पेरेंट सेल से अटैच रहती है, बाद में सेपरेट होकर ग्रो करके नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है, नया इंडिविजुअल बनाती है। क्या कहलाएगा? बडिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल हमने देखा ईस्ट, और ईस्ट में हमने समझाया कि भाई ये बड है, ये यहाँ से सेपरेट होगी, ये देखें सेपरेट हो गई, और सेपरेट होकर बना देगी, ग्रो करेगी, ग्रो करके बना देगी नया ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे बात करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। पहली बात, ये जो स्पोर्स हैं ये स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं स्पोर्स। याद कीजिए, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात बोली थी कि भाई यहाँ गैमेटिक फ्यूजन तो नहीं होता है, यहाँ गैमेटिक फ्यूजन तो नहीं होता है, लेकिन गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये जो स्पोर्स बन रहे हैं इनको हम इनके गैमेट्स के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ये जो स्पोर्स बन रहे हैं इनको हम मान सकते हैं इनके गैमेट्स के इक्विवेलेंट, इनको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। तो पहली बात स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होगी। दूसरा, कहाँ हमको मिलेंगे ये हमको मिलेंगे फंजाई किंगडम जो है उसके मेंबर्स में, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी। तो ये जो स्पोर्स हैं मेनली हमको 2 जगह मिलेंगे, या तो हमको मिलेंगे फंजाई में या हमको मिलेंगे एल्गी में। 2 तरह के मेन स्पोर्स हैं, एक होते हैं जू स्पोर्स और दूसरे होते हैं कॉनिडिया। एक होते हैं जू स्पोर्स और दूसरे होते हैं कॉनिडिया। ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये हमको मिलेंगे एल्गी में। जू स्पोर्स जो होते हैं हमको मिलेंगे एल्गी में, और इसका एग्जाम्पल है हमारा क्लेमाइडोमोनास।
क्लेमाइडोमोनास जू स्पोर्स जो होते हैं वो पहली बात कहाँ मिलेंगे, एल्गी में। एल्गी भी एग्जाम्पल कौन सा, क्लेमाइडोमोनास। दूसरी बात, ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल का मतलब तुम लोग समझते हो, मोटाइल मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं, तो मोटाइल कहलाते हैं। और मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला, यानी ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे जू स्पोर्स। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये जो स्पोर्स हैं ये मेनली दो टाइप के हैं, एक जू स्पोर्स और दूसरे कॉनिडिया। जू स्पोर्स जो हैं वो हमको कहाँ मिलेंगे, एल्गी में, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। दूसरी बात, ये जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और मोटिलिटी किस वजह से आती है, इनकी सरफेस पर प्रेजेंट फ्लैजेला की वजह से आती है, यानी ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। चलो दूसरी बात, कॉनिडिया हमको मिलेंगे कहाँ, कॉनिडिया हमको मिलेंगे फंजाई में। कॉनिडिया जो है वो हमको मिलेंगे कहाँ, फंजाई में। और फंजाई कौन सा, पेनिसिलियम। फंजाई कौन सा, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है, कॉनिडिया हमको मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ थे मोटाइल स्पोर्स और ये हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, ये हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल हैं यानी इन पर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी ये कैसे होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, फ्लैजेला एब्सेंट होंगे, तो ये होंगे नॉन फ्लैजिलेटेड। देखें आगे देखें, इसमें हमने कुछ डायग्राम्स इंक्लूड किया हुआ है, ये देखें, ये है हमारा क्लेमाइडोमोनास, ये लिखा हुआ है जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये देखें, ये क्लेमाइडोमोनास है, इस तरह का होता है कुछ, ये इस पे सरफेस पर फ्लैजेला है, और इसकी जो बॉडी होती है इसके अंदर फॉर्म होते हैं जू स्पोर्स, इसके अंदर फॉर्म होते हैं जू स्पोर्स, और जू स्पोर्स इसकी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। जू स्पोर्स जो हैं क्लेमाइडोमोनास की बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए ये ओरिजिन की पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाते हैं एंडोजीनस। अगर कभी पूछा जाए इनका ओरिजिन जो है वो कैसा है, तो एंडोजीनस है। स्पोर बन जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर, तो इसकी बॉडी, या मैं बोल दूं जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स बने हैं, जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स बने हैं वो स्ट्रक्चर कहलाएगी जू स्पोरेंजिया, वो स्ट्रक्चर कहलाएगी जू स्पोरेंजिया। तो जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स बने वो कहलाएगी जू स्पोरेंजिया, और अंदर बन रहे हैं इसीलिए कैसे, ओरिजिन में एंडोजीनस। अब जब ये स्पोर्स बन गए तो ये क्लेमाइडोमोनास की वॉल पे धक्का मारेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, और जब पुश करेंगे तो आप देखें यहाँ पर इसकी सेल वॉल जो है रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, और जब फट जाएगी रप्चर हो जाएगी तो ये जो स्पोर्स हैं ये निकल कर बाहर वाटर में रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और हर एक स्पोर जो है वो मैच्योर होकर नया क्लेमाइडोमोनास प्रोड्यूस करे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये गैमेट्स स्पोर इक्वल्स टू गैमेट, तो ये गैमेट बन तो रहे हैं लेकिन ये फ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। इधर आ जाओ, ये दूसरा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की ब्रांचेस पर ये देखें चेन लाइक फॉर्म होंगे हमारे कॉनिडिया, ये बन गए कॉनिडिया, और अब ये कॉनिडिया यहाँ से सेपरेट होंगे और हर एक कॉनिडिया जो है वो डेवलप होकर बना देगा नया फंजाई, नया पेनिसिलियम। यहाँ जू स्पोर्स फॉर्म हुए थे बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ कॉनिडिया फॉर्म हो रहे हैं बॉडी के बाहर, ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, बाहर फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए इनका जो ओरिजिन है वो कहलाता है एक्सोजीनस ओरिजिन।
इसीलिए इनका जो ओरिजिन है वो कहलाता है एक्सोजीनस ओरिजिन। तो आप ज़ूस्पोर्स और कॉनिडिया इनको इजीली यहां से कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखें, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी में ये देखने को मिलेंगे। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर ज़ूस्पोर्स। जैसा हमने बोला मोस्ट कॉमन जो है वो क्या है? ज़ूस्पोर्स। यूजुअली दीज आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल होते हैं। दो बातें, एक माइक्रोस्कोपिक तो है ही, स्मॉल तो है ही, और दूसरा ये कैसे हैं? मोटाइल है। ठीक है, तो बस अदर कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉनिडिया हमने बताया स्पोर्स में आती है। बर्डिंग हमने बताई, ये हाइड्रा में भी हमको मिलेगी। ये देखें हाइड्रा में, ये देखिए हाइड्रा यहां पर हम दिखा रहे हैं। हाइड्रा की सरफेस पर बड डेवलप हुई है और ये बड इस हाइड्रा से सेपरेट होगी, और जब सेपरेट हो जाएगी तो ये बनाएगी नया हाइड्रा। ये मैच्योर होगी और मैच्योर होकर बना देगी एक नया एडल्ट हाइड्रा। तो बड हाइड्रा में भी प्रेजेंट है। और जेम्यूल्स हमको मिलेंगे स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज तुम जानते हो, पॉरीफेरा जो होते हैं वो स्पॉन्ज हैं। ये देखो, ये रहे हमारे स्पॉन्ज। स्पंज में बीच में ये बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं, ये कहलाती हैं जेम्यूल्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स जेम्यूल्स। तो ये अलग अलग मेथड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हमने समझा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये हमको देखने को मिलेगा। क्लियर? ये, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 टाइप का था। एक था बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन और चौथा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में सबसे पहली बात कि अब तक हम जो भी कोई रिप्रोडक्शन देख रहे थे, चाहे हमने बाइनरी फिजन देखा, चाहे हमने देखा बडिंग, चाहे हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन, वो हमको मिला, उसके जो एग्जाम्पल्स थे वो थे लोअर ऑर्गेनिजम्स। उसके जो एग्जाम्पल्स थे वो थे लोअर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये हमको मिलेगा कहाँ? हायर प्लांट्स में। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये हमको किस में देखने को मिलेगा? ये हमको मिलेगा हायर प्लांट्स में। तो पहली बात, कभी पूछा जाए क्या हायर प्लांट्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है? तो बिल्कुल प्रेजेंट है। ये देखें हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, हमारे जो प्लांट्स हैं हायर प्लांट्स, उनमें 2 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक जिनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, और दूसरी जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। हायर प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम तुम लोग जानते हो, वो है फ्लावर। प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी है? फ्लावर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कौन सी है? एक लीफ, 2 स्टेम और तीसरा रूट्स। यही है। अरे यही है कि भाई 2 तरह की स्ट्रक्चर हमको प्लांट्स में देखने को मिलती है। एक है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के नाम लीफ, स्टेम, रूट्स, जो रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। और दूसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कहलाती है फ्लावर। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे वापस आते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई प्लांट्स की कोई भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ये देखो लीफ,
स्टेम या रूट। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जब नए प्लांट को प्रोड्यूस करती है, तो वो जो मेथड है वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो मेथड जो है वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि भाई प्लांट्स का जब कोई वेजिटेटिव पार्ट, लीफ, स्टेम और रूट नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा, तो वो स्ट्रक्चर या वो रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो पार्ट, भले इनमें से कोई भी हो, लीफ हो, स्टेम हो या रूट हो, वो पार्ट जो नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा वो कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अगर लीफ प्रोड्यूस कर रही है तो लीफ बन जाएगी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, अगर स्टेम प्रोड्यूस कर रहा है तो स्टेम बन जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, और अगर रूट प्रोड्यूस कर रही है तो रूट बन जाएगी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, यानी कोई भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। एक और बात आप ध्यान रखें इसमें कि जब भी कोई वेजिटेटिव पार्ट, लीफ, स्टेम, रूट कोई भी हो, जब भी कोई वेजिटेटिव पार्ट नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें ज़रूरी है किस चीज़ का होना, उसमें ज़रूरी है एडवेंटिशियस बर्ड्स का होना। जब तक उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स नहीं होंगी, उन बर्ड्स के बिना नया प्लांट प्रोड्यूस होना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होगा, इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स का होना मस्ट है, ज़रूरी है, इनके बिना नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं होगा। सिंपल सी बात। एक दूसरी बात ये देखें, कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर्स या यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें है हमारे पास रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ठीक है, कुछ को समझे, जैसे ट्यूबर है, ट्यूबर का एग्जाम्पल है हमारा पोटैटो। पोटैटो सबने देखा है, कुछ इस तरह का होता है और कुछ इसमें स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो स्पॉट्स होते हैं ये पोटैटो की या आलू की कहलाते हैं आइज, और ये आइज ही डिनोट करते हैं इस पोटैटो की एडवेंटिशियस बर्ड्स जो डेवलप होकर नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखें यहाँ पर, ये रहा हमारा पोटैटो, ये इसकी आइज शो हो रही हैं, और आइज जर्मिनेट, जब भी आलू हमको देखो, कभी पुराना आलू देखो, तो ये जो आइज होती हैं, आइज से कुछ ब्रांचेस, प्लांट जैसी स्ट्रक्चर निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉडिफाइड स्टेम है जो कहलाता है ट्यूबर। पोटैटो में जो है वो कहलाएगा ट्यूबर। ऐसे ही राइजोम, राइजोम हमको मिलेगा जिंजर में, अदरक में। अदरक देखें, ये अदरक रही, जिंजर, जिंजर में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं बीच में दरारें सी, ये हैं इनकी नोड्स, और इसकी ये जो नोड्स हैं वही इसकी क्या हैं, एडवेंटिशियस वर्ड्स हैं। इसकी जो नोड्स हैं यही इसकी एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, और एडवेंटिशियस बर्ड्स से ये देखो ब्रांचेस निकलती हुई आपको दिख जाएंगी और रूट्स डेवलप होंगी, इनको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। सिंपल सी बात। तो राइजोम हो गया। राइजोम के अलावा इसमें और स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, जैसे रनर। रनर आपको मिलेंगी ग्रासेस में, हमारी जो सिंपल ग्रास होती है, साइनोडॉन जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमको देखने को मिलेगा रनर। किस तरह से होता है, ये ग्राउंड लेवल, और ये ग्रास की लीव्स, और ये नीचे रूट। यहाँ से एक ब्रांच डेवलप होगी, आगे की तरफ जाएगी, और यहाँ फिर से लीव्स और ये रूट्स, फिर यहाँ से ब्रांच आगे जाएगी, ये देखो, फिर यहाँ से आगे, और ये बनता जाएगा ग्रास जो है, फैलती जाएगी, प्रोपोगेट करती जाएगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये भी मॉडिफिकेशन है स्टेम का, ये कहलाता है रनर। ऐसे ही सकर हमको मिलेगा मिंट में, पुदीने में। इसी टाइप से बल्ब हमको मिल सकता है
अनियन में, प्याज में, ठीक है। और ऑफसेट, ऑफसेट आपको मिलेगा आई कॉर्निया में। आई कॉर्निया की भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ऑफसेट या आई कॉर्निया में हमको मिलेगा ऑफसेट, ठीक है, इसकी भी मैं बात करूंगा। तो ये सब यूनिट्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये कहलाती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की यूनिट्स। और इन सब में एडवेंटिशियस बर्ड्स का होना जरूरी है, सिंपल सी बात। तो दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ये सब प्रोपेग्यूल्स हैं। पूछा जा सकता है कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसको आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों कंसीडर किया? इसको आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। हर एक स्ट्रक्चर एक ही पेरेंट प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि ये कैसा है, यूनिपेरेंटल है। और अगर कोई प्रोसेस यूनिपेरेंटल है तो तुम जानते हो वो कैसा होगा, एसेक्सुअल होगा। अगर कोई रिप्रोडक्शन का टाइप यूनिपेरेंटल है तो वो कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। कुछ और स्ट्रक्चर्स देख लें। ये है अगेव, अगेव का है बुलबिल, जैसे ऑफसेट रनर वगैरह है, ये है अगेव। अगेव में बुलबिल आपको देखने को मिल जाएगा, ये फ्लैशी स्ट्रक्चर। ये है हमारा एग्जाम्पल ब्रायोफिल्लम का। ब्रायोफिल्लम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है उसकी लीफ। लीफ में नॉचेस प्रेजेंट हैं, ये देखें आप, ये रही नॉच, ये नॉचेस प्रेजेंट हैं। और ये नोचेस रिप्रेजेंट करती हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स को। ब्रायोफिल्लम की जो नोचेस हैं, लीफ की नोचेस हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स को। और यहाँ से आप नया प्लांट जर्मिनेट होते हुए इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ब्रायोफिल्लम की लीफ बर्ड्स हो गई। और ये हमारा एग्जाम्पल है आई कॉर्निया। आई कॉर्निया जो होता है वो एक्वेटिक होता है, जो हमको मिलेगा स्टैंडिंग वाटर में, आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह का होता है, ये देखो इसकी ये लीव्स, फ्लावर वगैरह, यहाँ ये वाटर लेवल। और वही जैसा कि रनर में था, यहाँ से ब्रांच निकलेगी, आगे जाएगी, और यहाँ पर नई लीव्स वगैरह, ये देखें, फिर आगे, फिर ये बन जाएगा ऑफसेट। ये मिलता है हमको आई कॉर्निया, जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। आई कॉर्निया या वाटर हाइसिंथ। आई कॉर्निया के बारे में इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है, आई कॉर्निया को बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी सुने। पहली बात, ये आपको मिलेगी स्टैंडिंग वाटर में। ये जो आई कॉर्निया है, वाटर हाइसिंथ है, ये आपको मिलती है स्टैंडिंग वाटर में। स्टेबल जो वाटर होता है पॉन्ड वगैरह का, है ना, वहाँ ये ग्रो करती है और वहाँ रैपिडली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करके चारों तरफ फैल जाती है, पूरे पॉन्ड में फैल जाती है। और उस पॉन्ड की जो ऑक्सीजन है उसको ये खींच लेती है, ड्रेन कर लेती है। और जब ऑक्सीजन ड्रेन कर लेती है तो वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, स्पेशली फिशेज, उनकी हो जाती है डेथ। बंगाल में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको लेके आए, पॉन्ड वगैरह में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इसके फ्लावर्स और इसकी लीव्स जो होती हैं वो ब्यूटीफुल होती हैं, सुंदर होती हैं। तो भाई इसलिए लगा दिया कि सुंदर दिखेंगे, है ना, लोग देखने आएंगे। अब सुंदर दिखने के चक्कर में लगा तो दिया, लेकिन ये चारों तरफ फैल गई, और चारों तरफ फैलने से पूरी ऑक्सीजन इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, ड्रेन कर ली, और वहाँ फिशेस की डेथ होनी शुरू हो गई। बंगाल में मेन फूड है राइस या फिशेस। फिशेस मर गई तो वहाँ फूड की आ गई डेफिशिएंसी, कमी आ गई, और इसीलिए इसको बोला गया टेरर ऑफ बंगाल। देखिए इसमें लिखा है वाटर हाइसिंथ इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। It drains oxygen from the water which leads to death of fishes. Death of fishes हो गई। It can propagate vegetatively at
फेनोमेनल रेट, तेजी से रैपिडली ये वेजिटेटिव प्रोपेगेट करता है। देखें इसको एक बार, तो बात समझ में आई। और ये जो मेथड है ये कहलाता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये देखें, क्लियर हो गई बात। तो हम बात कर रहे थे अब तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात, यूनिपेरेंटल, विदाउट मियोसिस, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। टाइप्स देखे, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सिंपल सी बात। रिप्रोडक्शन दो टाइप का हमने बताया था, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दूसरा आ गया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए, दूसरा आ गया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। इसको हम कंपेयर करते हुए चलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। वहां हमने बोला था कि ये जो रिप्रोडक्शन होगा वो हमेशा यूनिपेरेंटल होगा, याद है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वहां हमने बोला कि हमेशा यूनिपेरेंटल होगा, लेकिन हमारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली तो कैसा होगा, बाई पेरेंटल होगा। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली तो कैसा होगा, बाई पेरेंटल होगा, लेकिन रेयरली ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। रेयरली ये कैसा हो सकता है, यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये बाई पेरेंटल होगा। पहली बात। दूसरी बात, वहां दो चीजों की हमने बिल्कुल मना कर दी थी, क्या, एक मियोसिस या मियोटिक डिवीजन वहां कभी नहीं होगा बिना मियोटिक डिवीजन के, दूसरा बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के। जो दो चीजें वहां बिल्कुल नहीं होंगी वही दोनों चीजें यहां होनी मस्ट हैं, यहां होनी जरूरी हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें होंगी, एक फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दूसरा मियोटिक डिवीजन। डेफिनेशन सुने, डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हैं कि भाई इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा ही है भाई, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच अकर्स बाय मियोटिक डिवीजन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। Meiotic division and fusion of gametes called as sexual reproduction। तो दो चीजें आपको यहां जरूर मिलेगी। जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, उसके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं पर मियोसिस जरूर होगा, चाहे वो कभी भी हो। आगे हम बात बताऊंगा मैं कि कहीं भी होने से क्या मतलब है, लेकिन अभी ये समझें कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा उसकी लाइफ साइकिल में एक बार मियोसिस जरूर होगा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड मियोटिक डिवीजन, पहली बात। दूसरी बात, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो कौन से गैमेट्स, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। दो टाइप के गैमेट्स होंगे, एक कहलाएगा मेल गैमेट, एक कहलाएगा फीमेल गैमेट। और ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने से बनेगा जाइगोट। फ्यूज होने से बनेगा जाइगोट। ये देखें, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम बता रहे हैं, मियोसिस होगा, पहली बात। दूसरी बात, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। लेकिन गैमेट्स कौन से,
एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, और जब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो ये बनाएंगे जाइगोट, ये बनाएंगे जाइगोट, और ये जाइगोट ही है डेवलप होगा और प्रोड्यूस कर देगा नया इंडिविजुअल। ये जो जाइगोट है यही नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा डेवलप होकर। सिंपल सी बात। तो ये डेफिनेशन की बात हुई। थोड़ा सा और आगे चलें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था क्विक एंड सिंपल, जल्दी होता है, इजीली होता है, सिंपल मेथड है। लेकिन यहाँ स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है, और कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल अपोजिट, वो था क्विक एंड फास्ट, क्विक एंड सिंपल। ये है स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सिंपल। तीसरी बात, वहां हमने बोला था मियोसिस नहीं हो रहा, वहां हमने बोला था मियोसिस नहीं हो रहा है, और अगर मियोसिस नहीं हो रहा है तो वेरिएशंस नहीं आती। लेकिन यहाँ तो मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस में तुम जानते हो, पहले भी हम बोल चुके हैं कि एक चीज हमको मिलेगी जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में एक चीज हमको मिलेगी जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, और एक्सचेंज के कारण आती हैं क्या, वेरिएशंस। एक्सचेंज के कारण क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, और इन्हीं वेरिएशंस के कारण जो ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं, बनने वाला इंडिविजुअल होता है नया, वो ना तो पेरेंट से सेम होता है ना ही अपनी साथ वाली ऑफस्प्रिंग से। बात समझे भाई? जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी ना तो वो उनसे सिमिलरिटी शो करेगा, ना ही वो अपने पेरेंट के सिमिलर होगा, यानी आइडेंटिकल नहीं होगा, वेरिएशन शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा तो उसकी लाइफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होगा उसके लिए एक सर्टेन एज होगी, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होगा कि भाई वो इतना मैच्योर हो जाएगा तब जाकर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। तो लाइफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक उसकी प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को हमने 3 फेजेस में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब वो फेज जहां तक बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने तक की फेज, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने तक की फेज क्या कहलाएगी, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, या उसी को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, या इसी को प्लांट्स में बोल दिया जाता है वेजिटेटिव फेज। इसी को प्लांट्स में बोल दिया जाता है वेजिटेटिव फेज। समझो, 3 फेज में डिवाइड कर दिया। एक है प्री रिप्रोडक्टिव, पहली, यानी जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आएगी उससे पहले की फेज। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑब्टेन जब तक ऑर्गेनिज्म करेगा तो उससे पहले का टाइम जो है, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने तक का टाइम प्री रिप्रोडक्टिव, जिसको हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज भी। जुवेनाइल फेज को ही प्लांट्स में बोल दिया जाता है वेजिटेटिव फेज। फिर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी अब वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या बन गया है, कैपेबल हो गया है, वहां रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो सकता है, और अब उस फेज को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। उस फेज को हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज।
रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद आएगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जब ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब वो कहलाएगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। और उसी को हम बोलते हैं सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज उसको हम बोल देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एजिंग या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म होने के बाद की फेज। 3 पार्ट्स, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, या मैं बोल दूं जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज। सिंपल। अब हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो जुवेनाइल फेज और सेनेसेंस फेज से कोई हमारा विशेष लेना देना नहीं है। हमको मतलब है किससे, हमको मतलब है रिप्रोडक्टिव फेज से। रिप्रोडक्टिव फेज से हम बात कर रहे हैं प्लांट्स एनिमल्स दोनों की। तो मैं पहले बात करूंगा प्लांट्स की, पहले मैं बात कर रहा हूं प्लांट्स की। अगर मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने का जो इंडिकेशन है वो कौन शो करता है, वो शो करता है फ्लावर की प्रेजेंस। जैसे ही प्लांट में हमको फ्लावर दिखेगा, फ्लावर की प्रेजेंस दिखेगी, तो हम ये मान लेंगे कि वो उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी अब डेवलप हो गई है, उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी अब डेवलप हो गई है। और फ्लावर और फ्रूट्स के बेसिस पर हमारे ये जो प्लांट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स और दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स, एक होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। फिर बोल रहा हूं, हमारे यहाँ हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग है। वर्ड्स देखें, मोनो मतलब एक, कार्पिक मतलब फ्रूट। ऐसे प्लांट्स जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे क्या कहलाएंगे, मोनोकार्पिक प्लांट्स। जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं जैसे कि राइस, वीट, है ना, बाजरा वगैरह, सब कैसे हैं, मोनोकार्पिक। जितने भी बाइएनियल प्लांट्स हैं, रेडिश, कैरेट, सब कैसे हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स। कुछ पेरेनियल प्लांट्स भी मोनोकार्पिक होते हैं और वो इंपॉर्टेंट हैं। 2 एग्जाम्पल, एक हमारी कुछ बैम्बू स्पीशीज जिनका लाइफ साइकिल तो है 50 to 100 ईयर्स, लेकिन अपने लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उनकी हो जाती है डेथ, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिसको हम बोलते हैं नीला कुरेंजी। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरेंजी, जो अपने ऑलमोस्ट 12 ईयर्स की लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार फ्लावर एंड फ्रूट प्रोड्यूस करता है। क्लियर, सिंपल सी बात। यहाँ तक की बात आज करेंगे, इसके आगे की बात और करेंगे हम, फेजेस को समझेंगे, इवेंट्स को समझेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। तो बस ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, गुड लक, चलिए।